Good morning everyone. Today in this video we will discuss income method and their precautions. So as you know there are three methods of calculating national income, that is a value added method, income method and expenditure method, and in our previous video we have already discussed about value added method. So today we will discuss income method and their precautions. So what is income method? According to this method, all the income that occurs to the factors of production by way of wages, profit, rent, interest, etc. are summed off to obtain the national income. तो नेशनल इनकम को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो भी फैक्टर सर्विस को पेमेंट देते हैं, जितने भी पेमेंट्स है, जैसे कि फैक्टर सर्विसेज हम लोग कर रहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फैक्टर सर्विसेज को हम पेमेंट क्या देते हैं? रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. सो व्हेन वी सम ऑफ, ऐड ऑफ all these factor payment we will get national income. So ये जो फैक्टर पेमेंट रहा, ये सबको जब हम ऐड कर देंगे तब हमको मिलेगा नेशनल इनकम. सो दिस इज द टाइप ऑफ मेथड. सो इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड. सो स्टूडेंट, it is very interesting and easy method for calculating national income. For this you have to remember only the components of this method. So see very carefully. There are broadly divided into, there are three components of income method, that is compensation of employees, operating surplus and mixed income. When we add up all these components we will get NDPFC, and as you know NDPFC is otherwise known as domestic income. So ध्यान से सुनना बच्चों कि जब भी हम प्रॉब्लम कैलकुलेशन करेंगे वो टेबल में कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया रहेगा, नहीं तो उसका सब कंपोनेंट दिया रहेगा. ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं तो उसका सब कंपोनेंट दिया रहेगा. एंड मिक्स्ड इनकम दिया रहेगा. जब ये सबको हम ऐड कर देंगे तब हमको मिलेगा एनडीपीएफसी. अगर वहाँ पे कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का वैल्यू दिया है प्लस वेजेस एंड सैलरीज और वेजेस सैलरीज इन कैश और काइंड ये सब दिया है, अगर दोनों का वैल्यू दिया है तो यू हैव टू टेक इन द मेन कंपोनेंट्स, द वैल्यू ऑफ मेन कंपोनेंट्स. अगर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ले लिए तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर ये सब है, तो ये सब को कैलकुलेट नहीं करना है. अगर कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तब ये सब का वैल्यू को ऐड करना है. लाइक दैट इफ ऑपरेटिंग वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस वाज गिवन, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू दिया है तो ये सब का वैल्यू को हम नहीं लेना है. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू नहीं दिया है तब हमको लेना पड़ेगा रेंट एंड रॉयल्टी का वैल्यू, इंटरेस्ट का वैल्यू, प्रॉफिट का वैल्यू, टैक्स का वैल्यू, ठीक है, प्रॉफिट का, एंड मिक्स्ड इनकम को लेंगे. जब ये सारे इन कंपोनेंट्स को हम ऐड करेंगे हमको मिलेगा एनडीपीएफसी. एंड एनडीपीएफसी से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई जो भी रिलेटेड एग्रीगेट से पूछा है उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, as we already clear about in our last video. So I just briefly explain all these sub components of income method. That is first component is our compensation of employees. Compensation of employees, just see here there are two concepts, one is employees, one is employer. Employees and employer, don't be confused about this. Employees means जो काम करता है, employer means जो उसको काम देता है, मालिक जो होता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, जो काम करता है उसको बोलते हैं एम्प्लॉइज. सो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मीन्स एम्प्लॉइज को क्या क्या कॉम्पेंसेशन देता है और उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो दैट मीन्स इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज. इसका मतलब क्या है? जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को पैसा देता है, पेमेंट देता है फॉर उसका प्रोडक्टिव सर्विसेज, वो कुछ काम करता है इसलिए वो उसको पैसा देता है. जब वो देता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को पेमेंट तो उसका डिफरेंट वेज होता है. जैसे फर्स्ट हम देखेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वो उसको कैश में दे सकता है, मॉनिटरी बेनिफिट जिसको बोलते हैं, वेजेस सैलरीज ये सब देता है. और क्या देता है? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड में भी दे सकता है, काइंड में दे सकता है मीन्स अदर बेनिफिट विदाउट मॉनिटरी बेनिफिट. अदर बेनिफिट मीन्स जैसे कि उसको रेंट फ्री होम, बिना भाड़ा में घर देता है, फ्री कार देता है, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी देता है, सिक्योरिटी गार्ड देता है, ये सब देता है. ये सब को बोलते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. ये भी एक पार्ट है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का. और एक क्या है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है. जस्ट सी हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है एम्प्लॉयर या एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. दिस इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन
टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसका मतलब जो एम्प्लॉयज काम कराता है उन लोगों को कुछ ऐसा सोशल सिक्योरिटी स्कीम देता है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुइटी है, ये सब देता है। कौन देता है? एम्प्लॉयर देता है। किसको देता है? एम्प्लॉयज को देता है। सो दिस वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड and employer contribution to social security scheme, these all components are comes under the main component that is compensation of employee। अगर वो टेबल में compensation of employees का वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट उसको ले लेंगे, ये सब का काम नहीं है। अगर compensation of employees का वैल्यू नहीं दिया है तब हम ये सबको ऐड करेंगे। ओके, सो कम टू द सेकेंड कंपोनेंट दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स कोई भी काम करने के लिए हम क्या क्या किस किस को हम यूज़ किए हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटिंग सरप्लस उनको जैसे हम यूज़ करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सबको हम क्या देंगे? रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो वेजेस दैट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। सो हियर वी हैव टू डिस्कस rent and royalty, interest and profit. See, this rent and royalty, interest and profit comes under operating surplus. So when we add up all this rent and royalty, interest and profit, we got operating surplus. Okay, if operating surplus is directly given there, वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू दे दिया है तब ये सब को हम नहीं लेना है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस का वैल्यू नहीं दिया है तब ये तीनों का कंपोनेंट्स को हम ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस बनाएंगे। ओके, सो I hope you all will be understood in all this concept because this is very repeated term in economics. That is rent. Rent means क्या है? It is that part of national income which arises from the ownership of land and building. कोई भी जमीन या घर को हम भाड़ा में लेते हैं तो उसको देते हैं जो पैसा पेमेंट, उसको बोलते हैं रेंट। And royalty, it refers to income received from granting leasing rights to subsoil assets. Okay, so interest. I hope you got this. This is a reward against the capital. Okay, profit means it is the reward to the entrepreneurship। जो ऑर्गेनाइजर एंटरप्रेन्योर है उसको जो प्रॉफिट पार्ट ऑफ इनकम मिलता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। सो जो प्रॉफिट है वो 3 पर्पज के लिए यूज होता है। एक है कॉर्पोरेट टैक्स के लिए, एक है डिविडेंड के लिए, एक है रिटेन अर्निंग के लिए। तो कॉर्पोरेट टैक्स मीन्स क्या है? जितना भी वो प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को जितना भी प्रॉफिट मिलेगा उसका सारे टोटल प्रॉफिट से कुछ पार्ट गवर्नमेंट को जाता है एज ए टैक्स, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। सेकंड, डिविडेंड क्या है? इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज पेड टू द शेयर होल्डर। प्रॉफिट का ये भी एक पार्ट है जिसको हम शेयर होल्डर को देना पड़ता है एज ए रेशियो ऑफ शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग अगर कुछ किए हैं तो उनको भी देना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मीन जो प्रॉफिट हम फ्यूचर के लिए अनसिन वे के लिए या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए हम रखते हैं उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। सो इट इज ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग इज नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो ये जो दूसरा नेम होता है जैसे डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये सबको ध्यान में रखना है क्योंकि जब टेबल में प्रॉब्लम देगा ये डिविडेंड के जगह डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे देगा, रिटेन अर्निंग के जगह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे देगा। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। एंड द लास्ट कंपोनेंट्स इज योर मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मीन्स क्या है? इट इज द इनकम जनरेटेड बाय द ओन अकाउंट वर्कर्स लाइक फार्मर्स, बार्बर्स एटसेट्रा। ओके, सो when we go to calculate part of national income through income method, first we have to write there the main formula of this, that is compensation of employees plus operating surplus plus mixed income. If the direct value is given then you have to take in that। अगर वैल्यू ये सब का दे दिया है तो ये तीनों को मिला लेंगे, अगर ये सब का वैल्यू नहीं दिया है तो फिर हम सब कंपोनेंट्स का वैल्यू देखेंगे, इसका सब कंपोनेंट्स, इसका सब कंपोनेंट, तो ऐड अप करके हमको तीनों को मिलाएंगे तब हमको मिलेगा क्या? NDPFC। गॉट इट? NDPFC इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। ओके, समझ में आ रहा है? तो जब NDPFC मिल जाएगा तब हम देखेंगे वो क्या पूछा है, कौन सा एग्रीगेट पूछा है, आइदर नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम या और कुछ एग्रीगेट, तब उसी हिसाब से हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay, so student, this is all about income method and their components. Now come to the point, what are the precautions we have to take in at the time of calculation of national income? What are the precaution means what are the things that you have to add it and what are the things that are not added? So what is not included? First here क्या क्या चीज़ है जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे? क्या क्या है उसमें? एक तो ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयड अलाउंस, स्कॉलरशिप,
pocket expenses, etc. These are also just equal. These all are known as transfer income. Okay, so transfer income जैसे old age pension हो गया, unemployment allowance हो गया, scholarship, pocket expense. These incomes are not included at the time of national calculation of national income through income method. Second, income from illegal activities like theft, गैम्बलिंग. जबकि कोई इलीगल एक्टिविटीज करप्शन करते हैं उसमें से जो इनकम आता है वो कभी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है. थर्ड वन इज इनकम फ्रॉम लॉटरीज. मान लो कि लॉटरी लग जाता है, कोई इनकम हो जाता है हम लोग का, तो वो इनकम कभी इंक्लूडेड नहीं होगा. और एक है इनकम टैक्स. इनकम टैक्स भी इंक्लूड नहीं होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जैसे ये मैक्सिमम ये कुछ एग्जाम में आता है इनकम टैक्स, तो ये ऐड नहीं होता है. एंड व्हाट इज इंक्लूडेड, क्या क्या चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे. एक तो है रिटायरमेंट पेंशन, जैसे ये, और एक है ओल्ड एज पेंशन और एक है रिटायरमेंट पेंशन. दोनों में डिफरेंस है. ओल्ड एज पेंशन इज ए पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम, बट रिटायरमेंट पेंशन इज ए पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम, जिसके लिए हमको कुछ करना पड़ता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करना पड़ता है. सो रिटायरमेंट पेंशन जो है वो ऐड होगा, लेकिन ओल्ड एज पेंशन ऐड नहीं होगा. और एक है क्या ऐड होगा, ब्रोकरेज ऑन द सेल एंड परचेज शेयर एंड बॉन्ड्स. तो शेयर एंड बॉन्ड्स का परचेज एंड सेल करेंगे, उसमें जो ब्रोकरेज होते हैं उनका इनकम को ऐड करेंगे. Okay, so this is all about income method and their precautions. I hope you might understood this. Thank you.